नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी, लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। 5 अगस्त की बड़ी चर्चा थी और ये चर्चा इसलिए भी थी कि 2019 में इसी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाया गया था और उसके अगले साल 5 अगस्त 2020 को भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर का शिला पूजन किया गया था, या कहें कि आधारशिला रखी गई थी, जो 4 साल के भीतर बनकर के तैयार हो गया और 22 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले वो लोकार्पित भी कर दिया गया। लिहाजा मोदी सरकार के लिए ये कहा जा रहा था कि 5 अगस्त बड़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है। 5 अगस्त को सबको प्रतीक्षा थी कि कोई बड़ा फैसला इस बार भी आएगा, क्योंकि 2019 में शुरू के 100 दिन में ही कुछ अहम फैसले हुए थे। इस बार 5 अगस्त को तो नहीं, और जो जानकारी मिल रही है 8 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उन पर एक बड़ा प्रहार होने जा रहा है। 2 बिल लाए जा रहे हैं। एक बिल में जो 1923 का एक्ट है उसको खत्म करने की तैयारी है। मुस्लिम वक्फ कानून, उसको खत्म किया जाएगा। और दूसरे बिल में जो 1995 का एक्ट है, उसमें 2013 में कांग्रेस सरकार ने जो मनमाने बदलाव करके असीमित अधिकार दे दिए थे वक्फ बोर्ड को, उनमें करीब करीब 40 या उससे अधिक संशोधन करने की तैयारी है। और इसमें मुस्लिमों के साथ साथ दूसरे वर्गों को भी लाने की तैयारी है। इसके अलावा जो जिनके चर्चा मैंने की है असीमित अधिकार, वो असीमित अधिकार ये थे कि साहब वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी कह देता था, वो उसकी हो जाती थी, उसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, उसकी कहीं सुनवाई नहीं थी। और एक आंकड़ा है जो बड़ा चौंकाने वाला है, 2009 तक वक्फ के पास जितनी संपत्तियां थी दुगनी हो गई। 13 साल में 14 साल में वो बढ़कर के दोगुनी हो गई है। तो जरा ये समझेंगे अभी कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये कितना अहम है, क्यों लाया जा रहा है, लाने के लिए सरकार विवश क्यों हुई। अनुपम जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि ये कहा जा रहा है कि लैंड जिहाद के अंत की शुरुआत है। एक तो साहब मेरा वीडियो, मेरी आवाज साफ आ रही है? मुझे कुछ नेटवर्क में जी हाँ, ऐसा जी हाँ, कुछ लग रहा है। आ रही है, आ आप रही मुझे है। साफ सुन सकते हैं? No, no, you are handsome as अच्छा देखिए, usual. अरे भट्ट साहब, आई विश आई हैड मुस्टैशेस लाइक यू। चलिए, तो ओंकार जी, हमारे भट्ट साहब का बहुत पुराना संबंध है। हम लोगों ने 90 के दशक से लेके 2000 तक साथ साथ काम किया है। और भट्ट साहब इज अ वंडरफुल जर्नलिस्ट इन लखनऊ। बहरहाल देखिए साहब, अब आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है। मतलब हम लोग तो इसका 10 साल से इंतजार कर रहे थे। और आप मान के चलें कि अगर सुबेरे सुबेरे इस बात की भनक नहीं लग गई होती कि शेख हसीना दिक्कत में है, तो शायद ये 5 तारीख को ही आ जाता। मोदी जी को ये सब चीज करने में आनंद भी आता है, एक्रोनिम बनाने में और डेट्स टू डेट में लाने में। तो 5 अगर अगर ये कल आ रहा है, अगर ये कल आ जाता है,
तो आप मान के चलें कि 5 को आना था, ये शेख हसीना की वजह से नहीं आया। उस दिन सुबह से ही इतना तेज डेवलपमेंट हुआ कि जाहिर है कि हमें आपसे पहले तो उनको पता चल गया होगा ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को ड्रॉप कर दिया था। बल्कि अभी भी मैं सोच रहा हूँ ओंकार जी, और इस मामले में मैं आपकी राय चाहूंगा और डेफिनेटली वीरेंद्र भट्ट साहब की चाहूंगा कि क्या ये सही मौका है ये कानून लाने का? आप 10 साल नहीं लाए। आप, मैं इसको कारण बता रहा हूँ। 1963 में हजरत बल में चोरी होती है और बांग्लादेश में हिंदू मार दिए जाते हैं। 1992 में यहाँ पे बाबरी ढांचा गिरता है और बांग्लादेश में हिंदू मार दिए जाते हैं। यहाँ पे CAA कानून नोटिफाई होता है, बांग्लादेश में हिंदू मार दिए जाते हैं। अब उसमें बल्कि शेख हसीना तक को कहना पड़ा। इसी तरह अभी आप जब ये कानून लाएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी यहाँ पे मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम संगठन और OIC जैसे लोग कूदेंगे। तो एक सवाल ये उठता है कि इज दिस द राइट टाइम? क्योंकि अगर यहाँ पे हल्ला मचाएंगे मुस्लिम संगठन तो इसकी गूंज आपको फिर बांग्लादेश में सुनाई पड़ेगी। वहां पे हिंदू समुदाय पहले से खतरे में है, परेशान है, चुन चुन के मारा जा रहा है। और आप सोचिए कि मैंने जैसे इतने एग्जाम्पल दिए, तो अभी जब यहाँ फिर बवाल होगा तो वहां पे तो जो बदतमीजियां हो रही हैं और जो वहाँ कत्लेआम हो रहा है, उनको तो एक और जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। अभी तो साहब कहने को ये होता है कि भाई लड़ाई शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच में, हिंदुओं को क्यों मार रहे हो, उनके मंदिर क्यों गिरा रहे हो? तब तो उनको बाकायदा एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक मतलब एक खुदाई हक मिल जाएगा साहब कि साहब अब तो करना ही करना है साहब, वहां पे हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये एक बात, एक ऐसा एक सवाल है जिसपे मैं ओंकार सर चाहूंगा आपसे भी जवाब सुनना, भट्ट साहब से भी सुनना चाहूंगा। अब नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये नक्शल में इस तरह समझ ले कि भाई वक्फ एक्ट तो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में बनाया था। इसमें बड़ा चेंज कहा, 2 लाइनें में बता दे रहा हूं। नरसिम्हा राव ने इसमें ये चेंज किया कि वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी को अपनी कहता है तो उसको अपनी कहने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अगर उसने वीरेंद्र भट्ट की प्रॉपर्टी को कह दिया मेरी है, तो ये भट्ट साहब की, इनकी जिम्मेदारी है कि ये साबित करें कि कि वक्फ की नहीं, इनकी है। वक्फ ने कहा तो वक्फ को ऐसा दावा करने के लिए कोई दस्तावेज, कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसकी जिसकी प्रॉपर्टी वो छीन रहे हैं, उनका ये दायित्व है कि वो साबित करें कि प्रॉपर्टी उनकी है। अब ऐसे में आदमी जरा सा भी कमजोर पड़ जाता है तो प्रॉपर्टी निकल जाती है, जैसा आपने कहा कि 12-13 साल में प्रॉपर्टी दुगनी हो गई। ये तो था 1995 का संशोधन। 2013 में मेजर संशोधन क्या हुआ? सोनिया गांधी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में क्या संशोधन हुआ कि ये जो पागलपन का एक एक्ट बनाया गया था कि साहब वक्फ कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, उसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने सिर्फ इतना जोड़ दिया कि साहब उनको किसी भी, अच्छा जैसे आपको दिक्कत है, वक्फ ने दावा कर दिया आपकी प्रॉपर्टी का, आप उसको चुनौती कहां देंगे? वक्फ के ट्राइब्यूनल पे। वक्फ का ट्राइब्यूनल ओनली मुस्लिम ट्राइब्यूनल होगा। अगर उससे फैसला आ गया तो 2013 की सरकार ने इसमें यह जोड़ दिया कि उसको किसी हाई कोर्ट और किसी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखें, 1995 में जो एक्ट आया उसने बताया कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी बता सकता है और अपनी बताने के लिए उसको कोई कागज की जरूरत नहीं है। और 2013 में ये आदेश उसमें जोड़ा गया कि साहब अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, किसी कहीं आप नहीं जा सकते। 2013 के बाद 2016 में आपको होगा, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला दिया कि साहब कोई अपील नहीं हो सकती, हाई कोर्ट से भाग जाओ। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अपील नहीं हो सकती। वो चीफ जस्टिस थे मंसूर अहमद मीर साहब, तो उन्होंने ये फैसला देके इस पे और नक्की मोहर लगा दी। तो ये मतलब एक, जिसे कहना चाहिए ना कि एक प्रॉपर एक न्यायिक सिद्धांत के खिलाफ बात जा रही है। इसका कोई सर कोई पैर नहीं है। पहली बात तो देखिए, जब भी आप मुस्लिम लॉ को डिफाइन करते हैं, जब भी सुप्रीम कोर्ट इस्लाम को डिफाइन करता है, मुस्लिम लॉ को डिफाइन करता है, तो एक ही जो सबसे बड़ा वो लिया जाता है सोर्स, वो सोर्स है कुरान। तो मैं आपको बड़ी अधिकार से बता रहा हूं कि वक्फ का कुरान में कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? कुरान में तो फिलिस्तीन का भी जिक्र नहीं है और कुरान में 100 से ज्यादा बार इजराइल का जिक्र है। पर उससे वो सब तो नहीं रुक जाता ना जो रुक रहा है।
तो इसी तरह कुरान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, एक चीज और हो गई है, एक चीज एक सेकेंड लूंगा सर। एक चीज और हो गई है कि उन्होंने कह दिया कि साहब वक्फ का मालिक कौन है। अब देखिए बात को समझिए ओके सर, अगर कुरान में जिक्र नहीं है, हदीस में जिक्र नहीं है, तो आप कि भाई वक्फ का मालिक कौन है, तो उन्होंने कहा वक्फ का मालिक अल्लाह है। दी ओनरशिप रेस्ट विद अल्लाह, यानी वक्फ का मालिक अल्लाह बता दिया। चूंकि कुरान में उसका जिक्र ही नहीं है तो अपने मन से कुछ बता दो। तो अब सवाल यह है कि वीरेंद्र भट्ट की प्रॉपर्टी लिया, उनके खिलाफ फैसला सुनाया, वीरेंद्र भट्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और उस प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह को बना दिया, खेल खत्म। आप समझिए ना, अगर प्रॉपर्टी किसी एक शख्स ने ली होती है, एक आदमी ने ली होती है, एक संस्था ने ली होती, तो आप उसमें हल्ला भी मचाते। अब तो प्रॉपर्टी का मालिक ही अल्लाह हो गया, तो आपका खेल ही खत्म हो गया। तो अब इसके चलते जो मोटे मोटे हम लोग के सामने आपने देखा होगा कि ये 3 मामले, अभी मुझे याद है कोलकाता में वो एक ममता बनर्जी के पार्टी के नेता भाषण दे रहे थे, बड़ा वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कलकत्ता हाईकोर्ट हमारी वक्त की जमीन है, कलकत्ता एयरपोर्ट हमारी वक्त की जमीन है, ईडन गार्डन हमारी वक्त की जमीन है, ममता बनर्जी का सरकारी बंगला हमारी वक्त की जमीन है, पूरा कलकत्ता हमारा है। फिर आपको याद होगा कि वह तमिलनाडु में अभी इसी साल या पिछले साल वो एक गांव है, एक जिला है तिरुचिरापल्ली, वहां पे एक गांव है, करीब 400 एकड़ का गांव है। तो बंदा गया अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचने, जब बेचने गया तो रजिस्ट्रार ने कहा यार तुम बेच ही नहीं सकते, प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, किसकी है, क्या वक्त की है। अब आप सोचें, बड़ी मजेदार बात यह है कि हजारों साल के इतिहास में उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं रहा, पर प्रॉपर्टी वक्त की हो गई, पूरा गांव वक्त का हो गया। आइडेंटिकल यही केस निकला सोलापुर में, महाराष्ट्र में, पूरा गांव वक्त का हो गया। जाहिर सी बात है अभी एक हंगामा तो होना ही था। नरेंद्र मोदी अगर इसको अभी जो 40 संशोधन लेके आ रहे हैं, इसमें देखिए बड़ी बात जो लाया गया है, वैसे तो उसमें कह रहे हैं कि ये बार इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी अधीन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तमाम बातें कह रहे हैं। जो बड़ी बात कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी आपके नाम है उसकी भी जांच होगी। जो सबसे बड़ा संशोधन है कि ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी आपके नाम है उसकी भी जांच होगी। और योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला 2022 में कर दिया, 22 में कर ही नहीं दिया साहब, जांच भी करा ली। और मेरी जानकारी है कि योगी की जांच का नतीजा भी आ गया है। अभी सरकार ने उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे नहीं रखा, जारी नहीं किया, पर योगी सरकार की जांच का नतीजा भी आ चुका है। यानी जो प्रॉपर्टीज आपने रखी हुई थी अपने नाम, तो अब उनकी भी जांच होगी। आगे का तो आप भूल ही जाएं, ये सब नहीं हो पाएगा। एक आखिरी बात, वक्फ जो प्रॉपर्टीज ले रहा है और जो लेता रहा है और जो डबल करता रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद नंबर 3 इनका जगह है, सबसे करीब 9.5 लाख करोड़ एकड़ इनके पास है जमीन। तो साहब जाहिर सी बात है कि बड़े लैंड ओनर्स हैं, लेकिन ये काम भी किस लिए आ रही है? ये काम आ रही है कि बड़े बड़े मुसलमानों के रहनुमा और ठेकेदार हैं। आजम खान से लेकर वैसे तक ऐसा शायद ही कोई नेता बचा हो जिसके ऊपर यह आरोप ना लगता हो कि उसने वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा ली। आजम खान ने तो वक्फ की प्रॉपर्टी लेके फार्म हाउस बना लिया, होटल बना लिया, सब बना लिया। तो ये बेसिकली ऐसे प्रॉपर्टी पहले कब्जा के। एक आखिरी बात मुझे याद आती है इसमें सर कि वक्फ की इस प्रॉपर्टी के और इस मामले को अंग्रेजों के जमाने में चुनौती दी गई थी। उस जमाने में साहब सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ नहीं होता था, प्रिवी काउंसिल होती थी, आपको याद होगा भट्ट साहब। तो प्रिवी काउंसिल में साहब ये जाके मुकदमा चला 1910 के आसपास, और प्रिवी काउंसिल ने फैसला दिया कि वक्फ एक्ट बकवास, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि साहब अंग्रेज थे तो उन्होंने प्रिवी काउंसिल के फैसले को भी नहीं माना, 1913 में भी यहाँ एक एक्ट बना दिया, बाद में भारत सरकार ने 1954 में बनाया। ओंकार सर। जी जी, जो जानकारी मिल रही है, जानकारी ये है कि जो संशोधन बिल पेश किया जा रहा है उसका नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम हो सकता है। और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम भी होंगे, अब 2 होंगे, 2 महिला होंगी। मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
एक केंद्रीय मंत्री होगा, 3 सांसद होंगे, मुस्लिम संगठनों के 3 प्रतिनिधि होंगे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज होंगे, एक वकील होंगे, ख्याति प्राप्त 4 लोग होंगे और भारत सरकार के सचिव होंगे। यानी इनकी मनमानी खत्म करने का फैसला मोदी सरकार ने ले लिया है। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 1995 का जो एक्ट था, उसका जो सेक्शन था 40, उसको हटाने की तैयारी है। इसके तहत किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का इनको अधिकार दिया गया था। और जो नया बिल लाया जा रहा है, इसमें वक्फ काउंसिल किसी संपत्ति पर दावा नहीं ठोक सकेगा और वक्फ बोर्ड को सभी पक्षों को नोटिस जारी करने पड़ेंगे। उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार देना पड़ेगा और वेबसाइट, बाकायदा 2 वेबसाइट होंगी, उन पर पूरा ब्यौरा भी दिया जाएगा कि वक्फ की संपत्ति कहाँ है। जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन आपको देनी पड़ेगी, यानी पारदर्शिता करनी पड़ेगी। भट्ट साहब, देखिए, सबसे बड़ा काम जो इस बिल में किया गया है कि सर्वे कमिश्नर के पद को समाप्त कर दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फैसला होगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है रेवेन्यू लॉ के तहत जितने भी मामले होते हैं उस कंसर्न पार्टीज को नोटिस जारी करना पड़ता है। तो वो नोटिस जारी करेगा, पूरी पैमाइश कराएगा, वेरिफिकेशन करेगा, पूरा रिकॉर्ड देगा और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में अब मौलवी और मुफ्ती का रोल समाप्त कर दिया गया है। अब कोई मौलवी मुफ्ती नहीं रहेगा, जो भी लोग होंगे कानून के जानकार होंगे। और जो तीसरा सबसे बड़ा काम जो 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 इस एक्ट में किया गया है कि अब जो है ये जो जैसा भी अनुपम ने कहा कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते, अब अपील हो सकती है, हाई कोर्ट में अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, वो खुदा नहीं है। और जो इसका सबसे जो खतरनाक इसका सेक्शन था, सेक्शन 107, 108, कि ये जो वक्फ एक्ट था ये भारत के सारे एग्जिस्टिंग कानून को ओवरराइड करेगा, ये प्रोविजन भी अब समाप्त हो गया है। और अब वक्फ बोर्ड बिना किसी ठोस सबूत के संपत्ति के आधार पर दावा नहीं कर सकता, और अगर दावा करना भी है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट पे जाना पड़ेगा कि साहब ये हमारी जमीन है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो रेवेन्यू लॉ है, जो लैंड लॉ है, भूमि कानून है, उसके अनुसार वो कार्रवाई करेगा और सिविल कोर्ट के प्रोसीजर में काम चलेगा। अब तक जो है वक्फ बोर्ड ने अगर जो प्रॉपर्टी बोल दी हमारी है, सर्वे कमिश्नर का हमारी है, अभी आपका द ओनर्स लाइज ऑन यू कि साहब नहीं, आप ये सिद्ध करें कि आपकी नहीं हमारी है। तो अब ये नहीं होगा। और जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी भी मुकदमे में, विवाद के निस्तारण में, तो अब ये व्यवस्था हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग बहुत अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए, भारत का संविधान भारत को सेमी इस्लामिक स्टेट बनाता है। भारत के संविधान में क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को एक रिलीजन के रूप में, एक एंटिटी के रूप में मान्यता दी गई है। उनके अधिकार बहुत स्पष्ट तरीके से उसमें निर्धारित किए गए हैं। हिंदू धर्म को सनातन धर्म को भी मजहब या रिलीजन बना दिया गया है, लेकिन हिंदू को एक रिलीजियस एंटिटी नहीं माना गया है। केवल क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन और मुस्लिम को अपने मजहबी आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 दिए गए हैं। लेकिन भारत के संविधान में एक भी ऐसा कोई कानून जहां हिंदू शब्द के कोई अधिकार उसमें निर्धारित हो या उनको प्रोटेक्ट किया जाए या उनको सुनिश्चित किया जाए, ऐसा कोई कानून नहीं है। अभी आज से कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में यूएनओ की सभा में उन्होंने कहा था कि यूएनओ हमें पूरे दुनिया में कहीं ईसाई और मुस्लिम पे अगर कोई अत्याचार होता है तो वो तुरंत एडवाइजरी जारी करती है, चिंता जारी करती है और वार्निंग भी जारी करती है,
लेकिन पूरे दुनिया में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ नहीं बोलती है। तो ये यहाँ के लोगों ने जो संविधान के विद्वानों ने कहा था, पहले आप तो मानिए कि आप हिंदू हैं, आर्टिकल 38 में आप तो अमेंडमेंट कीजिए कि सनातन धर्म को डिफाइन तो कीजिए। जब आप स्वयं अपनी परिभाषा नहीं तय कर रहे हैं, तो आप यूएनओ से क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी परिभाषा को तय करेगी और वो आपको मानेगी कि आपकी एक स्पष्ट मजहबी, एक आपकी स्पष्ट धार्मिक आइडेंटिटी है। हमारे संविधान में तेजाब और अमृत को मिला दिया गया है। हम सनातन धर्म को भी कह दिया गया रिलीजन है, इसको कह दिया गया मजहब है। भाई ये मजहब नहीं है, मजहब केवल 3 है, यहूदी है, ईसाई है, इस्लाम है। इनको कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन, इनके प्रॉफिट थे अब्राहम। लेकिन सनातन धर्म में हमारा वो बिलीफ सिस्टम है। सनातन धर्म बिलीफ सिस्टम नहीं है, वी आर सीकर्स, हम साधक हैं। तो इसलिए ये बहुत लंबी लड़ाई है और मामला खाली जो है वक्फ एक्ट का नहीं है। यूपी में नजूल का सर्वे हो रहा है, यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हो रहा है, यूपी में मदरसा का सर्वे हो रहा है और 2 कानून ऑलरेडी पास हो चुके हैं, सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी। तो ये जो 500 सालों की का जो मलबा जमा है, अगर किसी को ये अपेक्षा है कि वो एक झटके में साफ हो जाएगा, तो वो ये मामला नहीं है। और यहाँ मैं एक बार और बता दूं कि इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है खैरुल माकरीन, यानी पवित्र छल। अपने दीन को, अपने मजहब को बढ़ाने के लिए तुम पवित्र छल करो। इसका और एक कॉन्सेप्ट और है अल तकैया। तो ये जो अभी कांवड़ियों के रूट पर जो मुसलमान जय माता दी भोजनालय चला रहे थे, तो ये अल तकैया है और ये खैरुल माकरीन है। इसको भी सरकार ने रोका है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मदरसे के नाम पर करोड़ों की ग्रांट खाई जा रही थी, सरकार ने सर्वे कराया, सबको ऑनलाइन किया, सबको डिजिटाइज किया, करोड़ों रुपए का घोटाला रोका गया। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी और यूपी में, जैसा भी अनुपम जी कह रहे थे, यूपी में 2 साल पहले वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे के आदेश दिए गए थे। उसमें आगे क्या हुआ अभी उसके कोई विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सपा बसपा की सरकारों में, उसके पहले कांग्रेस की सरकारों में 80 से 89 में वीपी सिंह, वीर बहादुर सिंह, श्रीपति मिश्रा और एनडी तिवारी के दौर में तमाम जो लैंड थी, जो सरप्लस लैंड थी, ZALR एक्ट में या नजूल की जमीन थी, उसको फ्री होल्ड किया गया और तमाम जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल किया गया। आपको याद होगा अभी 1 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वृंदावन में एक मंदिर की 80 एकड़ जमीन थी, उसको अखिलेश यादव ने एक मस्जिद को दे दिया था और वक्फ हो गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो जमीन खाली हुई है। तो ये बहुत लंबी, और आपने खास बात देखी होगी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के ये जो जिहादी अलायंस है जिसका नाम INDIA है, ये लोग कुछ ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार कोई मुसलमानों के ऊपर या किसी वर्ग के ऊपर न तो किसी का सरकार हक छीन रही है और न ही सरकार किसी का हक में या हित में कोई बाधा पहुंचा रही है। तो ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू कानून है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार इस बिल को खाली इंट्रोड्यूस करेगी या अभी 2 दिन बचे हैं सत्र के, कल और परसों सरकार उसको पास भी कराएगी। तो और अगर पास हो जाता है तो मुझे लगता नहीं कि ये 2 दिन में पास हो पाएगा। लोकसभा में पास होगा या फिर डिमांड उठे कि इसको प्रवर समिति को या सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, तो अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू कानून है और इसमें जो है ये स्थिति बहुत स्पष्ट है कि किसी भी निजी संपत्ति पर बिना ठोस आधार के आप दावा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, उसकी साफ उसमें परिभाषा दी गई है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रोविजन किया गया है, पहले था एनीबडी कैन डू वक्फ, अब के अमेंडमेंट बिल में इस बात की स्पष्ट परिभाषा की गई है, जो व्यक्ति 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा है, इसके प्रमाण हैं, केवल वही व्यक्ति वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। और वक्फ का मतलब होता है प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द नेम ऑफ अल्लाह।
ऐसी संपत्ति जिसका मालिक अब अल्लाह हो गया। वैसे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात अल्लाह की है। ये और हम सब, आप लोग जो हैं अवैध घुसपैठिए हैं, हम लोग एनक्रोचर हैं। अब पूरी दुनिया, पूरी कायनात अल्लाह की है और हम सब लोग जो है घुसपैठिए हैं और काफिर तो हैं ही हम लोग। खैर, तो ये जो एक्ट आ रहा है, ये 1000 साल का जो जो एक इतिहास है दक्षिण एशिया यानी भारत के हिंदुओं के ऊपर होने वाले लगातार अत्याचार का। क्योंकि हम लोग जजिया कर भले ना दे रहे हो, लेकिन हम लोग धिम्मी हैं भारत के इस संविधान के अनुसार। बस केवल जजिया पढ़ना, लेकिन जो सेकुलरिज्म है वो भी जजिया है। उस बात का भी जवाब दीजिए, इज इट द राइट टाइम जो बांग्लादेश में हो रहा है? क्या ये सही समय है? 10 साल आपने वेस्ट कर दिए। 10 साल आप ये ला सकते थे यार, और आप ला कब रहे हैं? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा है, जो हमारे देश का कश्मीर फाइल की फिल्म में जेएनयू की प्रोफेसर कहती है, सरकार उनकी, सिस्टम हमारा है। तो वो स्थिति आज भी है। तो आम आदमी को ये अंदाजा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को इस इकोसिस्टम से लड़ करके जितना काम उन्होंने अब तक करा दिया, ये चमत्कार से कम नहीं है। तो इसलिए जहां तक टाइमिंग की बात है, इसके ऊपर सदैव सवाल उठेंगे, ये सदैव विवाद के घेरे में रहेगा। बेटर लेट देन नेवर ये काम हो जाए। साहब, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं जो अभी अनुपम जी ने कहा है। मेरा सवाल ये है, सीएए से तो भारत के मुसलमान सीधे तौर पर प्रभावित नहीं थे, फिर भी उसका कितना बड़ा विरोध किया गया और कितना दुष्प्रचार किया गया, देश के भीतर भी और देश के बाहर, दुनिया भर में। इसमें तो अरबों खरबों की संपत्ति पर कब्जे हैं लोगों के साथ। तो ऐसे में ये लोग बवाल नहीं करेंगे, इस बात की तो मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जिस तरीके से कांग्रेस, राहुल गांधी वगैरह एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, इससे तो शक थोड़ा और भी गहरा रहा है। एक बात मैं जोड़ दूं, अनुपम जी, केवल एक बात, यूपी की सेकुलर कांग्रेस के सरकार में आज से 40 साल पहले यूपी में वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी बना हुआ है। वो भी अपने आप में बहुत बड़े घोटालों की एक बहुत बड़ी गुफा है जी। अब ये सब बात सामने आएगी। अनुपम जी, देखिए, पहले कांग्रेस ने करीब करीब जाहिर कर दिया है कि वो इस अमेंडमेंट का विरोध करेंगे। वो तो आप जानते हैं। पहली बात तो वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, वक्फ एक्ट खत्म कर दिया जाना चाहिए। कोई एकदम बेसिर पैर का एक्ट है और आपने जबरदस्ती उसको ठोक रखा है। दूसरी बात ये कि बवाल होने का, तो आप जान लें कि जो वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वो उत्तर प्रदेश पे, तो उत्तर प्रदेश में तो बवाल होने से रहा। आप इसको मान के चले। योगी जी, अब बाकी, हाँ योगी जी हैं, तो वहां तो बवाल होने से रहा। तो अब बाकी जगह देख लें साहब, कितना बवाल होगा, कितना बवाल नहीं होगा। सर, हरियाणा पंजाब में भी होगा। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम जो पाकिस्तान चले गए थे, उसका नाम है इवैक्वी प्रॉपर्टी। उस इवैक्वी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया गया है और ये घोटाला यूपी में भी हुआ है। तो इस अमेंडमेंट बिल में इसका भी प्रोविजन है, जो इवैक्वी प्रॉपर्टी वक्फ में रजिस्टर हो गई है वो वापस ली जाएगी। इसको लेके बवाल होगा। और ऐसी प्रॉपर्टी लखनऊ में बहुत है, जिसको हिंदी में कहते हैं निष्काम संपत्ति। देखिए, और अभी मैं देख रहा था, अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में जस्टिस अहलूवालिया हैं, उन्होंने बहुत फटकार लगाई थी इसलिए। उन्होंने, आप देखा वीडियो बड़ा वायरल है, उन्होंने कहा क्या वक्फ बोर्ड लगा रखा है, हाँ तो मेरे घर पे कब्जा कर लोगे वक्फ बोर्ड के नाम से, तुम्हारे नाम लाल किला और ताजमहल सब तुम्हारे नाम कर दिया जाए। कि ताजमहल को लेके तो वास्तव में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी ओंकार जी। उन्होंने कहा जाओ औरंगजेब का सिग्नेचर ले आओ जाके, जब देखे कि ताजमहल तुम्हारे नाम किया था कि नहीं किया था। तो उसके बाद वो डरने पड़ गए। तो और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे प्रयागराज में, आपको तो नहीं देखा होगा, वीरेंद्र भट्ट साहब ने देखा है, बहुत देखा है, कंपनी गार्डन है जिसको चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं, जहाँ चंद्रशेखर आजाद साहब ने अपनी जान दी थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो साहब वहां पे उन्होंने 25-30 मज़ारें बना दी और उसके बाद एक बड़ी मस्जिद बना दी। हम लोग को देखते देखते साहब, हम लोग वहां वॉक करते हैं, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़े वॉक, हट गई ना, सबसे हट गई ना। सुने तो भट्ट साहब,
तो सबसे हाँ। बड़े वॉकिंग प्लाजाज में से एक है। अब जब वहां हम लोग वॉक करते थे, देख के अच्छा, मेरा सामने सेंट जोसेफ कॉलेज में, वहीं से बचपन से वहां आता जाता। तो साहब मैं हरिशंकर जैन साहब को मैंने कॉल किया, वही जो जैन पिता पुत्र आजकल हमारी सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हरिशंकर जैन साहब आए, मैं उनको ले जाके मैंने सब दिखाया। उन्होंने जैन साहब ने कहा चले मुकदमा करते साहब, हम लोगों ने केस करा यहाँ पे, और फाइनली सुप्रीम यहाँ पे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि सब हटाओ, क्योंकि उसको जिन्नों का कब्रिस्तान कहते थे इस कब्रों में कुछ है नहीं, जिन्न है, तो जिन्नों का कब्रिस्तान और मस्जिद भी। उसमें मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड ने रातों रात वहां लाके एक बोर्ड लगा दिया कि इसमें वक्फ का नंबर डाल दिया कि साहब ये वक्फ की संपत्ति है। वो दावा झूठा निकला हाई कोर्ट में। तो साहब एक शाम में, एक रात में, मेरे पास तो हमारे वीडियो खड़े होके करवाया, एक रात में वहां पे 35 मज़ारें और पूरी मस्जिद गिरा दी गई। और वहां पे आज खूबसूरत एक गुलाबों की एक क्यारी है, और ये हरिशंकर जैन साहब ने कराया आके हम लोग के लिए। उनका बड़ा एहसान है साहब, बड़ा बड़ा उन्होंने काम किया। तो मैं आपको बता रहा था कि जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है, अब हाई कोर्ट में जो मस्जिद थी, हाई कोर्ट इधर हाई कोर्ट का हाई कोर्ट कंपाउंड के अंदर मस्जिद थी, वक्फ बोर्ड ने उस पर भी कर दिया। फिर उसको भी हटाने के लिए क्या क्या किया गया, आपको ऑल्टरनेट लैंड दिया गया, लेकिन फाइनली वो भी हटी। तो ये एक तमाशा चल रहा है और हर जगह चल रहा है। तीसरा इनका एक प्रॉब्लम आता है, जहां पे भी कब्रिस्तान होता है, तो कब्रिस्तान चूंकि वहां वो भी वक्त का होता है, तो इनकी पहली चीज ये होती है कि कब्रिस्तान के आसपास का लैंड ले लो जो कि कब्रिस्तान से सटा हुआ लैंड है, तो किसी का उस पर तुरंत दावा ठोक देते हैं। फिर जो राज्यों में स्टेट जो वक्फ बोर्ड बने 95 वाले अमेंडमेंट से, तो राज्यों के जो इसमें आपको एक मुस्लिम आईएएस को वहां सीईओ बनाया जाता है। अच्छा देखिए, ये भी बड़ी कमाल की बात है, बालाजी मंदिर का जो हेड है आईएएस, वो एक क्रिश्चियन हो सकता है, एक मुस्लिम हो यस, सकता है, हिंदू टेम्पल्स का हेड एक मुस्लिम हो सकता है, पर वक्फ बोर्ड के लिए आपको एक मुसलमान आईएएस कंपलसरी है साहब, आप उसी को लेके आ जा सकते हैं। ये भी कमाल है, देखना होगा इस एक्ट में इन लोग इसको कैसे करेंगे। बहरहाल मुझको लगता है कि आज कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने अभी दावा किया है हाँ, कि जो उनकी प्रॉपर्टी भी है। उनका जो घर है हाँ, वो भी वक्फ बोर्ड के। अच्छा सिर्फ इतना नहीं, अभी एक मीटिंग में देखिए वीडियो बड़ा वायरल, मैंने ट्वीट किया, उसमें केजरीवाल मुसलमानों से कह रहे हैं कि साहब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता तो आज मैं मुकेश अंबानी की बिल्डिंग को गिरा के उसको वक्फ बोर्ड के हवाले कर देता। आप अच्छा कर देता, कोई ऐसी बात नहीं, क्यों बड़ी बात है। जब ये सरकार जा रही थी 2013 में, तो मनमोहन सिंह की सरकार ने तो दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज थी वो वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी थी, प्राइम प्रॉपर्टीज। और इतनी प्राइम की बात समझ लीजिए, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट छोड़ के सब लेकिन उनके वो नाम लिख दिया। वो प्रॉपर्टी बच गई है अनुपम जी, वो बच बच गई, गई है। वापस आ गई, वापस आ गई। हाँ नहीं नहीं, वो हाँ वापस ऐसे हाँ। आई क्योंकि उसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 कमेटियां बैठाई, दोनों की रिपोर्ट आई और उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने वापस खींच ली। तो वो भी खींच रही, यहाँ पे योगी सरकार भी कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी, जैसा भी जस्टिस अहलूवालिया का बताया, सुप्रीम कोर्ट का बताया, सबकी आंखें खुल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे 2 बिल जिंदगी में बहुत हैरान करेंगे कि वक्फ बोर्ड का बिल, मतलब दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं बनता कि अगर हम आपके मकान पे दावा करें तो हमको अपने दावे के सबूत में कोई कागज देने की जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आप। और दूसरा ये कोई कि एविडेंस नहीं थी। आप नहीं, और दूसरा ये कि जब आप कागज दिखाओगे तो वो हमारी अदालत में उसका फैसला होगा, और हमारी जो ट्राइब्यूनल वक्फ बोर्ड की ट्राइब्यूनल में फैसला होगा, उसके खिलाफ ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट कहीं अपील नहीं हो सकती। उसमें ये मौलवी मुझको बैठा होगा। मौलवी में मुझे नहीं, वो तो ट्राइब्यूनल में मौलवी बैठता है, लेकिन हाँ उस हाँ हाँ, मौलवी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट उसको अपील नहीं कर कहीं सकती। नहीं, तो कोई ये अपील नहीं। मुझको, हाँ मतलब मुझे ये ईमानदारी से, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि अब जाहिर सी बात है, वहां पे 550 मुस्लिम सांसद बैठ के तो ये नहीं कर रहे थे ना। जिन लोगों ने ये एक्ट बनाया, क्या सोच के बनाया होगा। मुश्किल से 100-150 साल में हमारे आपके बच्चों के पास जमीन नहीं बचेगी साहब। कैसी, अभी आपने खुद ही देखे, ओंकार जी ने बताया कि 12 साल 13 साल में वक्त की प्रॉपर्टी डबल हो गई। एक 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 रीजनेबल मुस्लिम को सामने बैठा लीजिए और उससे पूछिए कि साहब इस कानून का क्या मतलब है, क्या मतलब है। आप किसी भी प्रॉपर्टी में दावा करोगे, आपको कागज दिखाने की जरूरत नहीं, उसके बाद वो जो मुकदमा होगा तुम्हारी कोर्ट में जाएगा, और तुम्हारी कोर्ट का जो मौलवी होगा उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक अपील नहीं हो सकती। मतलब मैं नहीं समझता कि ऐसा कानून दुनिया में कभी कहीं बना हो। एक सर, सवाल, धार्मिक एक स्थल सवाल, एक्ट भी यही तो है 1991 एक का। प्लेस एक ऑफ वर्शिप सवाल, एक्ट भी यही है। कौन सा एक एक्ट? सवाल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप
वो भी ऐसा ही था, वो भी ऐसा ही था। उसमें भी ये था कि अगर साहब दंगा होगा तो हिंदू प्राइमा फेसी पहले दोषी माना जाएगा। हाँ, वो तो अगर कम्युनल वायलेंस बिल था जो कानून नहीं बन पाया। कम्युनल वायलेंस बिल जो नहीं हो पाया, लेकिन ये भी कैसे 2011 हो में गया लाया जा मकबूल, रहा था, वो हो नहीं मकबूल भी पाया। कैसे हो गया। और देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर प्राइम मिनिस्टर, ही हैज डन अ लॉट फॉर दिस कंट्री, बट आई ऑनेस्टली बिलीव कि इस काम के लिए 10 साल नहीं लगने चाहिए थे बस। यस, ये बात बिल्कुल, इस पे विचार तो होना ही चाहिए। मैं एक सवाल दोनों से करना चाहता हूं आखिर में। अभी आप लोगों ने बताया 2011 में भी एक बिल लाया जा रहा था जिसमें हिंदुओं को ही दंगे के लिए दोषी ठहराने की बात थी। 2013 में 1995 के वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करके एब्सोल्यूट उनको पावर दे दी गई, जिस पर हाथ रख देंगे वो आपकी कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। और 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई थी मनमोहन सरकार के द्वारा। अभी पिछले कुछ समय में 2 बार पंजाब के और कुछ दूसरे इलाके के तथाकथित किसानों से राहुल गांधी की मुलाकातें हुई हैं। आपको ये भी याद होगा कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर ये सरकार चुन करके तीसरी बार आ गई, यानी मोदी तीसरी बार सरकार की कमान संभाल लिए और इन्होंने संविधान में बदलाव करने की कोशिश की तो पूरे देश में आग लगेगी। और उन्होंने इसको रेखांकित करते हुए कहा था कि मेरी बात याद रखना, पूरे देश में आग लगेगी। अब ऐसे में जो आशंका भी अनुपम जी ने जाहिर की है कि साहब बांग्लादेश तो जल रहा है, वहां हिंदुओं के गांवों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको सरेआम टांगा जा रहा है, सूली पर चढ़ाने की जिसको हम कह सकते हैं, लटकाया जा रहा है और तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं, उस पर भी ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। और ये मोस्टली दलित वर्ग ही हैं जिनका ढिंढोरा ये पिछले कुछ दिनों से पीट रहे हैं। ऐसे में यहाँ भारत में भी क्या कुछ पर्दे के पीछे से तैयारियां हो रही हैं क्या? आज और सलमान इसको खुर्शीद का बयान आया है, आपने सुना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उसके पहले फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर शांति दिखाई पड़ती है, लेकिन सतह के नीचे बहुत तनाव है और यहाँ पर भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां हो सकती हैं। और जब उनको जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में उससे आके उससे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया। और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि कांग्रेस का जो पॉलिटिकल मॉडल ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है कि पहले आग लगा दो और फिर कहो कि ये तो उनका निजी मामला है। जैसे कि सैम पिट्रोडा है, वो अमेरिका में बैठ के आग लगाता है चुनाव के पहले और फिर उसको पार्टी से सस्पेंड कर देते हैं। चुनाव खत्म होता है, फिर उसकी पार्टी में वापसी हो जाती है। और यही वो सलमान खुर्शीद हैं जिन्होंने 2012 में कहा था कि जब दिल्ली में का जो कौन सा इलाका मुस्लिम, वो कौन सा इलाका है जहाँ पे रेड पुलिस का एनकाउंटर हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा सोनिया गांधी रोई थी। अभी इसी लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा था वोट जिहाद, फर्रुखाबाद में कहा था। तो ये कांग्रेस की शैली है, ये उनका ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिटिकल मॉडल है आग लगाने का। और अगर राहुल गांधी ने कहा था तो राहुल गांधी की बात को आज सलमान खुर्शीद ने आगे बढ़ाया है। तो इसमें और अगर कल कुछ हो गड़बड़ तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वैसे अनुपम भी जी, इस समय त्योहार का मौसम चल रहा है। अनुपम जी आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। 5 अगस्त 2019 को जब 370-35 से हटाने का फैसला किया गया था तो हमें उससे पहले जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दिया था। मतलब अर्धसैनिक बलों का मूवमेंट वहां बढ़ गया था अचानक। अमरनाथ यात्रियों से कहा गया था कि जो जहां है वो तुरंत घाटी छोड़ करके अपने घरों को लौट जाए। वहां कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। तमाम एहतियाती कदम उठा लिए गए थे। तमाम आशंकाएं हैं, अरबों खरबों की जमीन है जिसको एक तरीके से इनसे लिया जा रहा है या आगे
कोई किसी तरह की बदमजगी ना हो, इसलिए इनके हाथ पैर बांधे जा रहे हैं। और वक्फ जो केंद्रीय परिषद है, उसमें दूसरे समुदायों के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में ये लोग बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, हरकतें तो करेंगे। इन हरकतों से निपटने के लिए क्या, जिस तरीके से 2019 में 370 हटाए जाने के समय तमाम एहतियात कदम उठाए गए थे, वैसी तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी? देखिए साहब, गांधी जी ने बड़ा फेमसली अपने अखबार में लिखा था, मुस्लिम इज अ बुली। देखिए साहब, वो Yes. बुली आप तभी तक रहते हैं जब तक सरकार की आपको पैटर्नेज रहती, सरकार की बैकिंग रहती है। मैं 370 में, ठीक है, सरकार ने बड़ी तैयारी की थी एंड ऑल दैट, लेकिन ईमानदारी से आप देखिए एक पत्थर नहीं चला। ऐसी भी क्या तैयारी थी कि एक पत्थर ना चले? ऐसी भी क्या तैयारी थी? जब यहाँ पे अतीक अहमद को दफनाया जा रहा था, उनके भाई को दफनाया जा रहा था, तो मैं गया था कब्रिस्तान, माना जा रहा था कि आज तो साहब वो हाल हो जाएगा, पूछो नहीं। हकीकत ये है कि उनके परिवार वाले नहीं आए दफनाने के लिए, पुलिस वालों ने दफनाया। तो ये सब जो जब सरकारी बैकिंग होती है तभी इस तरह की बातें होती हैं। वैसे भी कश्मीर का मसला एकदम रखा, वो सब बात बहुत ज्यादा नहीं हो। जहां तक सलमान खुर्शीद जैसे लोगों की बात है, तो ये तो हिंदुत्व को आईएस और बोको हरम से कंपेयर कर चुके हैं। तो इनका तो भाई कुछ इनके लिए फिर क्या ही कहा जा सकता है। अभी जो मोटा मोटा में देखने में आ रहा है कि साहब जो सबसे खुल के मुखर विरोध ओवैसी से ज्यादा, एमआईएम से ज्यादा, देखिए वैसे तो किसने किसने विरोध किया अभी तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है। लेकिन जो सबसे मुखर विरोध ऑफ कोर्स ओवैसी का, एमआईएम का है और मुस्लिम लीग का है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो इन दोनों का है। लेकिन कम्युनिस्टों का विरोध होना ही था, हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि इसमें शिवसेना का, मैंने देखा कि शिवसेना की प्रवक्ता भी कह रही थी कि हमने तय नहीं किया हम क्या करेंगे वगैरह वगैरह। मतलब शिवसेना इसका विरोध करे तो क्या ही कहे। लेकिन जो सबसे मुखर विरोध नजर आ रहा है अवधेश प्रसाद से लेके अखिलेश यादव तक, वो समाजवादी पार्टी का। वो एकदम खोल के कह रहे हैं साहब हम इसका जबरदस्त विरोध कर रहेंगे, और किसी हालत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा की तरह कह चुका है हम होने नहीं देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी परमिशन लेने कोई नहीं जा रहा, उनकी परमिशन उसमें मांगी भी नहीं गई है। तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड एवरीथिंग, आई ऑनेस्टली बिलीव कि वक्फ एक्ट अपने आप में एक नाजायज एक्ट है, एकदम गलत एक्ट है। मैं आज अगर आप उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ वेलकम चेंज, लेकिन ये होता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन मैं मानता हूँ उसको पूरी तरह से रिपील किया जाना चाहिए था। 1995 वाले एक्ट को, 2013 वाले एक्ट को कोई अमेंडमेंट नहीं, एकदम रिपील कर दिए साहब। वरना ये टू लेट और टू लिटिल वाला मामला आप बहुत देर से भी कर रहे हैं। और बहरहाल जब ये सामने आ जाएगा मसला, तभी एक देखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। केजरीवाल साहब अंदर हैं, वरना अभी तक तो वो सर के बल खड़े होकर शीर्षासन कर रहे होते। और संजय सिंह को आप अभी कूदते फांदते देख ही लेंगे। और कुछ भी हो, अभी फिलहाल सब विनेश फोगट वाले मामले में लगे हुए हैं। और उसके लिए भी परेशान है कि विनेश फोगट वाला मामला भी आज इतना सिर्फ उठा रहे थे इसलिए नहीं। विनेश फोगट तो आज से 8 साल पहले रियो ओलंपिक में भी इसी मामले में बर्खास्त हो गई थी, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। पिछली बार तो आज तो 100 ग्राम 150 ग्राम ज्यादा, पिछली बार 400 ग्राम वेट ज्यादा निकला था। लेकिन पिछली बार किसी ने कुछ नहीं कहा। वो सारा मामला सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है कि जो बांग्लादेश वाला इशू है उसको दबाया जा सके, वहां से फोकस हटाया जा सके। सारा नैरेटिव इसीलिए कि बांग्लादेश वाला इशू उसको दबाया जा सके, हटाया जा सके। अब ये देखने की बात होगी कि अगर ये कल बिल वास्तव में पेश हो जाता है तो भारत में जो ये होगा और जो इसका मुस्लिम विरोध होगा, उसकी बांग्लादेश में जो प्रतिध्वनि होना, मैं बार बार कह रहा हूं, मतलब करीब करीब पक्की है। तो ऐसे में सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी, देखिए। एक छोटी छोटी टिप्पणी और कर दीजिए, ये राजनीतिक फैसला है या कानूनी संवैधानिक? देखिए जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि 2024 में लोग कहते हैं कि मैंने भी कहा है अपने चैनल पे कि शेख हसीना का जाना, शेख हसीना जिसने 15 साल में बांग्लादेश की इकोनॉमी को फर्श अर्श पे पहुंचा दिया, जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया, उनका जाना और उनका विरोध ये बताता है कि किसी भी नेता के लिए विकास पर्याप्त नहीं है। अगर आप Yes. सोचते हैं आपने बड़ा विकास कर लिया, तो विकास पे अगर सरकारें टिकती तो हसीना नहीं भागना पड़ता, चंद्रा बाबू नायडू जिन्होंने हैदराबाद को जिस साल साइबराबाद बनाया था वो भी हार गए, तो मोदी। लेकिन मुझको लगता है कि शेख हसीना से बहुत पहले
1.5 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी को ये मैसेज 4 जून को मिल गया था कि विकास पर्याप्त नहीं है। तो 4 जून को ही नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में आ गई होगी कि केवल डेवलपमेंट के सहारे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए, पॉलिटिकल नैरेटिव ही नहीं चाहिए भट्ट साहब, आपको एक इमोशनल इशू चाहिए। यस सारी यस भाजपा की दिक्कत क्या है कि आपके तर्कश में जितने इमोटिव इश्यूज थे सारे वहां खत्म हो गए। 370 हट गया, CAA आ गया, NRC आ गया, राम मंदिर बन गया, ट्रिपल तलाक हट गया। तो कुल मिला के कोई इमोटिव इशू आपके पास रह नहीं गया। तो अब देखें जहां ये इसीलिए 77 साल में नरेंद्र मोदी ने पहली बार ऐसी सरकार बनाई, 77 साल में, जिसमें 5 अल्पसंख्यक हैं, 5, पर एक भी मुस्लिम नहीं। शुरुआत वहीं से हो गई थी, मैंने आपके शो पे कहा भी था ओंकार जी। इसका मतलब ये राजनीतिक फैसला भी है, राजनीतिक फैसला ही है। बट इन एनी केस इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू, ये पेंडिंग था, ये होना था। और इस तरह के अभी तमाम कड़े फैसले इस सरकार को करने हैं। और मैं तो कहता और हूं उन्होंने कि देश का वादा भी है वीरेंद्र जी, वादा भी है नरेंद्र मोदी का कि इस हाँ, बार वादा बड़े भी बड़े है, बड़े बड़े आप फैसले देखेंगे। होंगे। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने रियल एस्टेट की आपत्तियों के बाद इंडेक्सेशन इशू वापस ले लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वापस ले लिया, तो बड़ा बड़े फैसले क्या हो रहे हैं। तो अभी बजट स्पीच में आपने अनाउंस किया और कल वापस ले लिया। तो कुल मिला के वो फैज मियां के लफ्जों में, वो दिन के जिसका वादा था हम देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। नमस्कार।